सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में 3 टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं। पहला है अफगानिस्तान में गठबंधन की सरकार। देखेंगे किन मुश्किल हालातों में यहां पर गठबंधन की सरकार बन तो गई है, लेकिन तालिबान और साथ ही साथ अब अफगानिस्तान का पिछड़ापन एक बहुत बड़ी इसके लिए चुनौती होगी। तो उसी के साथ हमें यह देखना है भारत और अमेरिका के साथ इस गठबंधन की सरकार के किस प्रकार के संबंध बन सकते हैं और दोनों ही देशों के लिए अफगानिस्तान में गठबंधन की सरकार है किस प्रकार एक जो है कि सहायक सरकार के रूप में भी भूमिका निभा सकती है, तो साथ ही साथ ये एक तरह से चुनौती भी उत्पन्न कर सकती है। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे अनिल अंबानी पर यूनाइटेड किंगडम की हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि अनिल अंबानी को चीन के द्वारा चीन की बैंकों से लिए गए ऋण को वापस करना होगा। देखेंगे आखिर यह अनिल अंबानी के साथ एक कौन सा विवाद जुड़ गया है और साथ ही साथ देखेंगे जो कॉर्पोरेट एथिक्स है उसमें इस केस को किस तरह से देखा जा रहा है। वहीं जो तीसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे दिल्ली सिविल डिफेंस विवाद। आपको पता है कि कुछ समय पहले ही यहां पर दिल्ली की सरकार ने सिविल डिफेंस के लिए न्यूज़पेपर में सूचना दी थी। तो देखेंगे आखिर सिविल डिफेंस क्या है, इस पर विवाद क्या क्या उभरे हैं। आइए हम इन्हीं तीनों टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफगानिस्तान में गठबंधन की सरकार। पहले आप अफगानिस्तान का मैप देख लीजिए और मैप जब देखेंगे तो देखिए इसके नॉर्थ में आप देखिए तुर्कमेनिस्तान दिखाई देगा, उज्बेकिस्तान दिखाई देगा, तजिकिस्तान दिखाई देगा, चाइना दिखाई देगा, इंडिया पाकिस्तान देश दिखाई देंगे और वहीं पे अगर पश्चिम में देखेंगे तो आपको ईरान लिखा दिखाई दे जाए। इसकी जो बाउंड्री है यह जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी लोकेशन ही दरअसल एक कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे अशांति बनी है। हालांकि यह एक ऐसा देश है जिसका यूज कभी रूस के द्वारा किया गया है तो कभी अमेरिका के द्वारा, और यह दो देशों या दो आइडियोलॉजी के एक दूसरे के ऊपर सर्वोच्चता सिद्ध करने के चक्कर में आज इस कंडीशन में पहुंचा है। खैर आइए हम इसके मिनट्स को डिस्कस करते हैं। अफगानिस्तान मध्य एशिया का देश है जिसके पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन, उत्तर में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पश्चिम में ईरान देश हैं। पिछले 4 दशकों से यह देश कई कारणों से अशांत बना हुआ है। कई कारण का मतलब यह है जैसे आपने एक समूह सुना होगा, तालिबान का नाम सुना होगा, अमेरिकी सेना की यहाँ पे उपस्थिति सुना होगा, इससे पहले आपने सोवियत रूस का हस्तक्षेप सुना होगा। तो कई कारणों से क्या है अशांत बना हुआ है और इसकी जो अशांति है वो पूरे विश्व के लिए चिंता का कारण मानी जाती है। भारत चूंकि इसका पड़ोसी देश है और पाकिस्तान के साथ भी इसकी बाउंड्री लगती है, तो भारत की चिंताएं ये रहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पाकिस्तान है इस देश का अर्थात अफगानिस्तान की जमीन का यूज करके वह जो है कि इंडिया के अगेंस्ट में कुछ कार्य करे। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में भारत ने निवेश कर रखा है कई प्रोजेक्ट में, यहाँ तक कि यहाँ की संसद का निर्माण, अफगानिस्तान की संसद का निर्माण भी भारत के द्वारा किया गया है। तो इसलिए भारत के पर भी प्रभाव पड़ता है कि यहाँ पर शांति रहती है या अशांति रहती है। यहाँ पर जो सत्ता है और शासन है वो 3 केंद्रों में बटी हुई है। एक पर सबसे पहला जो यहाँ पे शक्ति का केंद्र है वह है तालिबान, सबसे बड़ा जो शक्ति का केंद्र है तालिबान है। दूसरा यहाँ का जो राष्ट्रपति पद होता है और साथ ही साथ बीच में कुछ और भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी और लीडर आते हैं, वह भी अपनी सत्ता को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। इस तरह से सत्ता जो है कि अगर कहीं एक जगह सेंट्रलाइज है तो हमें एक इसको कंफर्म नहीं कर सकते कि आखिर राष्ट्रपति है, तालिबान है या फिर कोई और जो है कि पार्टी। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जब पूरा जो क्षेत्र है, मैं आपको अभी इस मैप को दोबारा दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि पूरे जो अफगानिस्तान का आपने मैप देखा इसमें किसी एक सत्ता का शासन नहीं है। जैसे हम इंडिया का मैप लेते तो कहते हैं पूरा क्षेत्र पर भारत सरकार का शासन है, यहाँ पर ऐसा दिखाई नहीं देता। और होता इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ का जो जनजातीय समुदाय है ये कई बार चुनौती
उत्पन्न कर देता है। मैं बताऊंगा कौन सी जनजातियों का कितना परसेंट है। अभी पूरा घटनाक्रम समझिए। तो अभी तक हम एक चीज समझ पाए हैं कि वह यह है कि यहाँ पर जो सत्ता है वह कुछ लोगों में डिवाइड है। तो कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से उसके प्लेयर हैं, उसको हम समझेंगे। इससे पहले समझिए सितंबर 2019 में यहाँ क्या हुआ था, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ था। और इसमें जो दो मुख्य प्रतिस्पर्धी थे वह थे, एक तो खुद अशरफ गनी जो कि वहां पर 2014 से 2019 तक राष्ट्रपति थे, और दूसरे थे अब्दुल्ला। मैं इन दोनों लोगों की इमेज दिखा देता हूं। देखिए आपको यह जो दिखाई दे रहे हैं यह है आपके अब्दुल्ला जी, और यह जो है आपके अशरफ गनी जी। तो ये दोनों जो लोग हैं यहाँ पर, अशरफ गनी जैसा कि मैंने बताया पिछले 5 वर्ष से यहाँ पर राष्ट्रपति थे। जब ये चुनाव हुए तो यहाँ पर चुनाव में एक नया चीज देखने को मिला। यहाँ की टोटल जो जनसंख्या है 3.5 करोड़ के नियर अबाउट है, और लेकिन इसमें से लगभग 20 लाख लोगों ने ही वोट दिया, जबकि मतदाता सूची में लगभग 1 करोड़ है। कुल मिलाकर जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़, लेकिन जनसंख्या सभी जनसंख्या तो उसमें बच्चे भी होंगे, तो सभी लोग तो क्या करते हैं, वोट नहीं दे सकते, सबका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होता। तो ऐसे लोगों का जो अनुपात है जो मत दे सकते हैं वो 1 करोड़ है, लेकिन जो वोट पड़े थे लगभग 20 लाख पड़े थे, अर्थात लगभग 20% लोगों ने यहां पर वोटिंग की थी। और इसके पीछे का कारण यह था कि इसके पीछे था तालिबान ने क्या किया है कि लोगों को वहां पर डरा के रखा है। आपको वोटिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो कभी भी हमला हो सकता है। वहां पर जो राजनीतिक रैलियां होती हैं उसमें हमले हो जाते हैं। तो लोगों को चूंकि उनको एक डर है कि तालिबान ऐसा हमला कर सकता है चुनाव के समय, इस वजह से। दूसरा, वहां के लोगों में भी क्या है, किसी जो केंद्रीय सरकार है किसी एक सरकार के ऊपर आस्था नहीं है। कारण है कि कई प्रकार के करप्शन, भ्रष्टाचार और सबकी अपनी जो जनजातीय पहचान है वह बीच में आती है। तो खैर कुल मिलाकर अभी हमने ये समझा कि यहां पर लगभग 1 करोड़ मतदाता है, 20 लाख लोगों ने मतदान किया। अब जब मतदान किया तो अब्दुल्ला जो प्रतिस्पर्धी थे अशरफ गनी के, फिर से देख लीजिए इन लोगों की फोटो, आपको याद रहेगा। यह जो आपके लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं अब्दुल्ला है, जो राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं यह अशरफ गनी है। तो अब्दुल्ला ने जो है कि आरोप लगाया अशरफ गनी पर कि इसमें इस चुनाव में धांधली हुई है, और इन्होंने इसके परिणाम को मानने से मना कर दिया। अशरफ गनी को जबकि 50% लगभग वोट मिले थे, और अब्दुल्ला को लगभग 39% वोट मिले थे। तो कुल मिलाकर अगर परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अशरफ गनी जो है कि काफी अच्छी मार्जिन से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं एज ए कंपेयर टू अब्दुल्ला। लेकिन हुआ क्या था कि इन्होंने कहा, अब्दुल्ला ने कहा कि पहले तो ये जो वोटिंग है ये कम है, दूसरी बात जो है कि कई बार जो है कि इसमें ये जो मतदान हुआ है इसमें जो वोटिंग हुआ है उसमें हेरफेर किया गया, और ये लंबे समय तक विवाद चलता रहा। इसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने अब अशरफ गनी को विजेता मानने से मना कर दिया तो उसके बाद विवाद और बढ़ गया, और विवाद के बाद क्या हुआ, दोनों नेताओं ने खुद को विजयी घोषित किया, और दोनों ने अलग अलग जाकर जो है कि राष्ट्रपति पद का शपथ ले लिया। अर्थात अशरफ गनी ने जो है कि वहाँ की सरकार जहाँ पे जो शपथ लेती वहाँ पर शपथ लिया, और इन्होंने जो है कि अलग रूप से अब्दुल्ला ने भी शपथ ले लिया कि हम भी क्या हैं, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब क्या हुआ कि जब यह ऐसी कार्य हो रहे थे तो उसमें 2 लोग थे, अशरफ गनी एक तरफ, अब्दुल्ला एक तरफ। भारत, पाकिस्तान और चीन ने क्या किया, अशरफ गनी को शुभकामनाएं दी। कारण यह था कि उनके पास वोट का परसेंटेज क्या था, ज्यादा था, और उनको समर्थन अपना दिखाया। लेकिन यहां पर क्या है कि जो सत्ता है वो सत्ता जनजातीय समुदाय में बटी हुई है। इसके वजह से यह मुद्दा थोड़ा सा आगे चलकर और कॉन्फ्लिक्ट वाला हो गया, और जब और कॉन्फ्लिक्ट वाला हो गया तो अशरफ गनी भले ही उन्होंने राष्ट्रपति पद का जो है कि शपथ ले ली हो, लेकिन वो सही से काम नहीं कर पा रहे। कारण ये है कि यहाँ पर जो 42% जनसंख्या है वो पश्तूनों की है, और अशरफ गनी भी पश्तून समुदाय से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए इसी 42% जो जनसंख्या है तो उसी में से कुछ लोग, तालिबान जो संगठन है जो एक प्रकार की जो है कि सबसे हिंसक संगठनों में माना जाता है, और जिससे लड़ने का प्रयास अमेरिका लगभग 19
वर्षों से कर रहा है, उस जिसको वह हरा नहीं पाया है, तो यह पश्तून समूह के ही लोग तालिबान में भी हैं और अशरफ घनी, तो स्वाभाविक है अशरफ घनी को इनका पश्तूनों का समर्थन मिला, इसीलिए परसेंटेज वोट ऑफ परसेंटेज आ। लेकिन ध्यान दीजिए इसके साथ साथ जो यह 42% अगर पश्तूनों की जनसंख्या है, तो बाकी जो समूह हैं जैसे ताजिक हैं 27%, हजारा है 9%, उज्बेक है 9%, अन्य समुदाय हैं, यह क्या है, यह जो है इनको स्वीकार नहीं करते। अशरफ घनी से इनका जो मेल भाव है वह कमजोर दिखाई देता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अशरफ घनी की पकड़ इन समूहों पर कमजोर है। अब अब्दुल्ला जो आते हैं वो ताजिक समुदाय से आते हैं। तो अब देखिए क्या है कि दो सबसे बड़े जो जनजातीय समुदाय हैं उनके संघर्ष के रूप में क्या होता है, यह चीजें उभर आती। जब यहाँ पर जो चुनी हुई सरकार है इस पर लोगों का भरोसा नहीं होता, और साथ ही साथ जब ये सत्ता में बैठे लोग आपस में लड़ते हैं, तो इसका फायदा उठाता है तालिबान। ऐसा नहीं कि यहाँ पे गवर्नमेंट चलती है तो फायदा नहीं उठाता। तालिबान चूंकि हिंसा के सहारे कुछ भी करने का जो है कि जज्बा रखता है, और वो ये मानता है कि यहाँ की जो सरकार है वो हमारे हिसाब से चलेगी, ना कि चुनी हुई सरकार। लेकिन होता क्या है, जब चुनी हुई सरकार अगर ठीक से काम करे तो चीजें थोड़ा सा अच्छा रहती। अब देखिए थोड़ा सा अफगानिस्तान में कि कौन किसको कंट्रोल करता है, आप इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए आपको एक इंडेक्स दिखाई दे रहा होगा, तो जो तालिबान कंट्रोल्ड एरिया है उसको बिल्कुल डार्क ग्रीन में दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद कंटेस्टेंट एरिया दिखाई दे रहा, और उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एरिया दिखाई दे रहा हो। आप देखिए कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एरिया के बीच बीच में जो ग्रीन कलर के जो डार्क स्पॉट दिखाई दे रहे हैं ये तालिबान के कब्जे में है। आप खुद कल्पना करिए कि जब अगर पूरे क्षेत्र में तालिबान हर जगह बिखरा हुआ है, और खासकर कुछ एरिया और उसका देखिए, जैसे यह वाला एरिया देखिए आप, यह वाला ये देखिए, तो यहां पर तो क्या है, कहीं ना कहीं तालिबान ज्यादा मजबूत है और गवर्नमेंट क्या है, कमजोर है। तो इसी का फायदा क्या किया जाता है, लंबे समय से उसको उठाया जाता है। लेकिन इसी को फायदा तालिबान तो उठा लेता है, लेकिन गवर्नमेंट सरकार की जो पकड़ है वो क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। और तब और कमजोर पड़ जाती है कि जब जो वहाँ पे चुने हुए लोग हैं या जो चुनी हुई सरकार है उसको मान्यता वहाँ के राजनीतिक दल ना दें। जैसे अब्दुल्ला ने अशरफ घनी को राष्ट्रपति मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। अब यही जो तालिबान है इसी से लंबे समय से क्या कर रहा, अमेरिका लड़ने का प्रयास कर रहा था। लेकिन अब चूंकि वहाँ पर अमेरिका के काफ़ी सैनिक मारे जा चुके हैं, बहुत कुछ वो हासिल नहीं कर पाया, तो अमेरिका अब यहां से बाहर जाना चाहता है। जब बाहर वो जाना चाहता है तो उसके सामने चुनौती है कि सत्ता किसको सौंपे, चुनी हुई सरकार जिसको तालिबान हमेशा चुनौती देता रहता है, या जिसको पूरे अफगानिस्तान के सभी लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं है, या फिर तालिबान जिससे वो लड़ता चला आ रहा था। तो कुल मिलाकर इन्हीं सभी समीकरणों को देखते हुए अमेरिका ने डिसाइड किया कि वह तालिबान के साथ एक पीस डील करेगा। पीस डील मतलब शांति समझौता करेगा कि अफगानिस्तान में अब हमें शांति बना के रखनी है। अगर अमेरिका का मानना है कि अमेरिका के साथ तालिबान पीस डील कर लेता है, शांति समझौता कर लेता है, तो अफगानिस्तान में क्या आ सकती है, शांति आ सकती है। लेकिन इस पीस डील पर अभी कुछ समय पहले ही क्या हुआ था, हस्ताक्षर तो हो गए, और वहां पर यह कहा गया, इस पीस डील में, शांति समझौते में यह कहा गया कि यूएस क्या करेगा, अपनी फौजों को यहां से बाहर ले जाएगा। और साथ ही साथ तालिबान ने अमेरिका को आश्वासन दिया कि हम अपनी जमीन का प्रयोग यूएसए के खिलाफ नहीं होने देंगे। जैसा कि आपको पता है कि उनके यहाँ अमेरिका में जो विस्फोट हुआ था 9/11 का, वो किसके, इसी जमीन का उपयोग करके किया गया था। तो तालिबान ने इसके लिए आश्वस्त किया। लेकिन जो है कि अभी ये तालिबान अपने सभी वादों को तब निभा पाता जब उसको क्या होता कि पूरी छूट मिलती, या दूसरे शब्दों में कहें कि यह जो तालिबान तब मजबूर रहता इन चीज़ों को मानने के लिए जब उसके पास कोई, उसके ऊपर कोई दबाव रहता। सबसे बड़ी बात थी जो शांति समझौता अमेरिका ने तालिबान के साथ किया, इसमें अफगानिस्तान की सरकार पक्षकार ही नहीं थी, अर्थात अफगानिस्तान की सरकार ही उसमें शामिल नहीं है, उसी के देश का क्या हो रहा, समझौता हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे पीस डील हुई उसके कुछ समय बाद ही इन्होंने क्या किया, तालिबान ने फिर से उसी प्रकार के हमले प्रारंभ कर दिए। अभी आप मई के महीने में भी देखेंगे तो आपको कई हमले सुनने को मिल जाएंगे, और तालिबान क्या है, हिंसा के बल पर सत्ता को अपने पास रखना चाहता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो चुनी हुई सरकार है इसने भी इस समझौते से डिनाई कर दिया कि जब हम इसकी पार्टी नहीं है, और साथ ही साथ चूंकि ये हमारे देश में किसी दूसरे देश के द्वारा समझौता करवाया जा रहा, हम इसको नहीं मानेंगे। अब हुआ क्या
कि पहले से ही क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था किसके बीच, अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बीच। तीसरा जो है कि यहाँ पर जो प्लेयर आया वो कौन सा आया, तालिबान। और तालिबान को जिसको उसके साथ जब अमेरिका ने समझौता किया तो तालिबान का क्या हुआ, कद बढ़ गया। लेकिन अब क्या हो रहा था कि सभी देशों को यह लग गया कि इस तरह से तो तालिबान क्या होगा, बहुत मजबूत बन जाएगा और चुनी हुई सरकारें कमजोर पड़ जाएंगी। और चुनी हुई सरकार का कमजोर पड़ना का मतलब है कि वहां पे जो डेमोक्रेसी के वैल्यूज हैं वह क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कुल मिलाकर कई प्रकार के देशों ने जो है कि कई देशों ने अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला को सहमति बनाने को, उनको समझाने का प्रयास किया। और साथ ही साथ यहां तक कह दिया अमेरिका जैसे देशों ने तो कि अगर आप चुनी हुई सरकारों में अगर सहमति नहीं बन पाती है तो हम जो वित्तीय सहायता देते हैं वह बंद कर देंगे। कई प्रकार के दबाव पड़े और देश को खुद लग रहा था अफगानिस्तान में जो चुने हुए सरकार हैं और साथ ही साथ जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनको खुद लग रहा था कि किसी न किसी तरह से हमें क्या करना है, अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना है तो तालिबान को क्या करना होगा, कमज़ोर करना होगा। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अब क्या हुआ है कि जो अशरफ गनी हैं और अब्दुल्ला अब्दुल्ला हैं, इन लोगों ने यह डिसाइड कर लिया है कि ठीक है हम एक दूसरे से सुलह समझौता करते हैं और हम गठबंधन की सरकार चलाएंगे। गठबंधन की सरकार चलाने का मतलब है कि अब्दुल्ला ने यह स्वीकार किया है कि वह अशरफ गनी को ही राष्ट्रपति स्वीकार करेंगे और अब्दुल्ला को हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकाउंसिलेशन का चेयरमैन बनाया गया है। यह जो आपका ये पूरा काउंसिल है, इसकी जिम्मेदारी है, यह क्या करेगा, पूरे अफगानिस्तान में चाहे तालिबान हो या अन्य जो जैसे मैंने बताया उज्बेक हैं, ताजिक हैं, हजारा हैं, जो अन्य जनजातीय समुदाय हैं जिनमें असंतोष है, उनको वार्ता के लिए एक मंच पर लेके आएंगे और फिर क्या करेंगे, शांति प्रक्रिया, शांति समझौते को आगे बढ़ाने का, शांति स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए हुआ क्या है कि अब भारत ने तो अब क्या किया, इस समझौते को स्वीकार करते हुए जो है कि क्या करते हैं, अपना समर्थन अब अब्दुल्ला अब्दुल्ला को भी दिखा दिया है। उस समय किसको दिखाया था, पिछली बार हम लोगों ने अशरफ गनी को दिखाया था, अब अब्दुल्ला अब्दुल्ला को हमने जो है कि दिखा दिया है। लेकिन जो गठबंधन की सरकार है इसके सामने चुनौतियां ये है कि क्या इसको जो वहाँ का तालिबानी संगठन है क्या वह स्वीकार करेगा, क्या यहाँ पर जो गठबंधन की सरकार बनी है क्या इस सक्षम है कि जो है तालिबान से अकेले लड़ सकती है। वह तब जबकि अमेरिका जब इस गवर्नमेंट के साथ था और अमेरिका को भी वो घुटने टेकने पड़े और वापस यहां से जाना पड़ रहा, तो ऐसे में ही गठबंधन की सरकार क्या कर सकती है और क्या क्या इसके पास संभावना। दूसरी, जब भी ये गठबंधन की सरकार कमजोर होगी या इसकी नींव कमजोर होगी तो क्या होगा, भारत के लिए चुनौती बढ़ जाएंगी क्योंकि भारत ने कई बिलियन का यहां पर निवेश कर रखा है और साथ ही साथ इसकी जो बाउंड्री है आपको पता है लगभग 80 किलोमीटर की बाउंड्री हमसे लगती है। तो अब जब ये बाउंड्री लगती है तो इसके जो बाउंड्री का यूज जो है कि पाकिस्तान कर सकता है, तो भारत भी ये जो गठबंधन की सरकार है इसको किसी न किसी तरह से चलाना चाहता है। इसीलिए पहले अशरफ गनी को हमने समर्थन दिया और अब हमने अब्दुल्ला अब्दुल्ला को भी दे दिया है और हमने शुभकामनाएं दी हैं कि आपने जो गठबंधन का सरकार बनाया है इसको चलाइए, क्योंकि यह डेमोक्रेसी के वैल्यू के लिए, शांति स्थापना के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो तालिबान संगठन है वह कमजोर तभी पड़ेगा जब गवर्नमेंट पर लोगों का भरोसा बढ़ जाए। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी और वित्तीय अभाव से जूझ रहे अफगानिस्तान में आखिर एक गठबंधन की सरकार कैसे मुद्दों को डील कर पाती है। तो साथ ही साथ अभी ये भी एक रिपोर्ट आई थी कि कोविड-19 का जो है कि बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव अफगानिस्तान में पड़ सकता है। उसके पीछे कारण क्या है कि इस देश की वित्तीय जो स्थिति है या जो स्वास्थ्य सुविधाओं का जो अभाव है वो बहुत ज़्यादा है और ऐसे में अगर यहाँ पर कई हजार लोगों की मृत्यु हो जाती है तो फिर से तालिबान गवर्नमेंट की जो कमजोरी है या कहेगा कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, इन मुद्दों को डील नहीं कर पा रहे, फिर से लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है। अर्थात जब गठबंधन है तो गठबंधन की सरकार ही अपने आप में कम स्थायी मानी जाती है। उसमें जब कोविड-19 से लोगों की डेथ होने लगेगी तो कहीं ना कहीं सरकार का भरोसा क्या होगा, कम होगा। इसके पीछे कारण यह है कि चूंकि यहाँ पर पहले से कोई वेल मेंटेन अगर सत्ता होती, सरकार की मान्यता होती तो लोग चीज़ों को डील कर पाते। इसलिए कहा यह जा रहा है कि बनने को तो यहाँ पे गठबंधन की सरकार बन गई है, लेकिन यह हमें देखना होगा कि आखिर ये गठबंधन की सरकार इस गवर्नमेंट को कैसे बढ़ाती है। अब इसमें देखिए कुछ और चीज़ों को हमें देखना है। भारत को यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो क्या वह अमेरिका की जगह ले सकता है? भारत को, मेरा मानना है कि भारत को ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। भारत
एक सॉफ्ट स्टेट है और इसी के कारण जहां भी भारत जाता है उसकी अपनी पहचान होती है। सॉफ्ट स्टेट का मतलब यह है कि हम किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं देते, लेकिन सामाजिक आर्थिक सहयोग हम भरपूर करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा भारत के लिए यह सोचना होगा, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी होगी और कोशिश करना होगा कि गठबंधन की सरकारों को लंबे समय तक चलाया जाए और साथ ही साथ जो दूसरे देशों का हस्तक्षेप है उसको रोक कर रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान चीन का हस्तक्षेप बढ़ता है तो भारत को भी अपने हस्तक्षेप बढ़ाने होंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो गठबंधन की सरकार है, इस सितंबर 2019 में जब से चुनाव हुए अब जाकर यहाँ पे गठबंधन की सरकार बन पाई है और ऐसी सरकार बन पाई है जिस पर लोगों का भरोसा होगा। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या एक गठबंधन की सरकार किस तरह से भारत के लिए कोई आशा की किरण लेकर आती है या फिर कोई चुनौती। अगली खबर पर हम बात करते हैं अनिल अंबानी पर यूके हाई कोर्ट का आदेश। रिलायंस कम्युनिकेशन की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी और कंपनी की जब भी किसी कंपनी की स्थापना की जाती है तो वो अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए कई प्रकार का क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। ठीक इसी तरह से रिलायंस जो है कम्युनिकेशन ने भी लिया था। वर्ष 2012 में कंपनी पर लगभग 925 मिलियन का लोन हो गया था और जब लोन हो गया था तो इस लोन को पूरा करना था। तो इस लोन को पूरा करने के लिए या इस लोन को ख़त्म करने के लिए जो है कि कंपनी ने वर्ष 2012 में डेब्ट रीफाइनेंसिंग कराया। डेब्ट रीफाइनेंसिंग को एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये का मेरे ऊपर लोन चल रहा है, उसका मुझे पेमेंट करना है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ और एक बैंक, मान लीजिए मैंने SBI से 10,000 रुपये लिए थे और मैं अब उसको नहीं दे पा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, HDFC वाले से कहता हूँ कि आप मुझे क्या करो 15,000 रुपये या 10,000 रुपये दे दो। तो क्या होगा, मैं वह पैसे लेकर मैं SBI को लौटा दूंगा और एक मेरा नया लोन स्टार्ट हो जाएगा, मुझे और समय मिल जाएगा HDFC का पैसा लौटाने में। तो रीफाइनेंस का मतलब होता है कि पैसे का जो लोन चल रहा है उसी लोन की जगह दूसरा नया लोन देना। तो अब क्या, वर्ष 2012 में कंपनी ने 925 मिलियन के लोन का रीफाइनेंसिंग कराया, अर्थात जो पहले का पैसा था उसको देने के लिए एक नया लोन लिया गया। तो अब क्या हुआ, डेब्ट रीफाइनेंसिंग से तात्पर्य क्या है, ऐसे नए ऋण या लोन से होता है जो पुराने ऋणों या लोन को क्या करे, कवर करती हो। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने पहले लोन लिया था SBI से और उसको मैंने चुकाने के लिए क्या किया, HDFC से नया लोन ले लिया। अभी जो रीफाइनेंसिंग की गई थी वह की गई थी इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना के द्वारा, द चाइना डेवलपमेंट बैंक के द्वारा और द एग्जिम बैंक ऑफ चाइना। अर्थात यह जो, अब देखिए हुआ क्या, आसान शब्दों में समझाता हूं कि वर्ष 2012 में अनिल अंबानी या जो है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के सामने 925 मिलियन के कर्ज था। इसको देने के लिए इन्होंने कहा, यह कुछ बैंकों के पास गए, इन्होंने कहा कि आप हमको क्या करिए, लोन दे दीजिए। लोन, नया लोन नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, आप क्या करिए, हमें इतना लोन दे दीजिए कि जो हमारा पहले से चला हुआ लोन है वो समाप्त हो जाए और यह आप जो लोन दे देंगे यह नया होगा। तो अब जब भी कोई बैंक के पास जाता है कोई व्यक्ति तो उससे कुछ गारंटी पूछता है। तो इन्होंने क्या किया, इसका भुगतान कर दिया। लेकिन भुगतान करते हुए बैंक का कहना है, बैंकों का कहना है, ये जो चाइना की 3 बैंक हैं इनको कहना है कि इस रीफाइनेंस पर अनिल अंबानी ने अपनी पर्सनल गारंटी दिया था। अर्थात ये चीन के बैंक है, यह इन्होंने देखा कि कंपनी बहुत अच्छा रन नहीं कर रही है, लेकिन अनिल अंबानी ने कहा कि आप कंपनी को लोन दे दीजिए लेकिन इसमें गारंटी मैं लेता हूं, आप मेरी साख पर क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। नो डाउट अनिल अंबानी का नाम क्या है, बड़ा है। और जब इन्होंने पर्सनल गारंटी दी तो इन्होंने क्या कर दिया, रीफाइनेंस कर दिया। रीफाइनेंस का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने पैसा उसको दे दिया, पुराना लोन इनका समाप्त हो गया, नया लोन चालू हो गया। पर्सनल गारंटी का मतलब यह है कि यह जो पैसा अब चीन के बैंकों के द्वारा दिया जा रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन को, अगर रिलायंस कम्युनिकेशन किसी कारण से नहीं भर पाती है तो इसको पैसे का भुगतान किसको करना होगा, अनिल अंबानी को करना होगा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे सब चीज़ें तो ठीक रहा लेकिन आते आते रिलायंस कम्युनिकेशन की स्थिति क्या हो गई, खराब होने लगी और इन बैंकों का पैसा क्या हो गया, फंस गया। फलस्वरूप इन कंपनियों ने भी कुछ समय पहले क्या किया था, यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम के एक कोर्ट में वहाँ पर अपील की थी। अपील में अपील जब की गई थी तो उस पर सुनवाई हुई और अभी शुक्रवार को कोर्ट ने अनिल अंबानी को यह आदेश दिया कि अनिल अंबानी 21 दिन में जो है कि $717 मिलियन
$5,447 का भुगतान करें, लगभग 5,447 करोड़ रुपए का भुगतान करें चीन की जो है कि बैंकों को। यह कहा गया कोर्ट के द्वारा। किस कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है? यूनाइटेड किंगडम की कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। कितने राशि का? 717 मिलियन राशि का भुगतान करना है। और ये भुगतान किसको करना है? चाइना की बैंक को करना है। और कौन करेगा यह भुगतान? अनिल अंबानी करेंगे, ये बात कही गई। अनिल अंबानी का कहना यह है कि हमने तो किसी प्रकार की पर्सनल गारंटी ही नहीं दी थी, तो फिर यह बात हम पर लागू क्या हो सकती है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यह यूके हाई कोर्ट का आदेश है, जो भारत में वो उसी प्रकार लागू नहीं होता जिस प्रकार वहां पर लागू होता है। यहां पर यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने पिछले साल ही बैंकरप्सी फाइल कर दिया था। इसका मतलब है उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था। बैंक्रप्सी फाइल करने का मतलब ये है कि अब रिलायंस कम्युनिकेशन ने कह दिया कि हमारे पास जो भी हमारी एसेट्स है आप उसको बेचकर हमारे कर्जे को चुका सकते हैं। हमारे यहाँ बैंक्रप्सी कानून है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो उस कानून के तहत कोई अगर कोई कंपनी जो है कि अपना पैसा भुगतान नहीं कर पाती है तो उसके एसेट्स को बेचकर जो कर्जदार हैं उनको पैसा दिया जाता है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन ये कह रहा है कि हमने तो पहले ही बैंक्रप्सी फाइल कर रखा है, हमारे पास तो ऑलरेडी पैसा नहीं है। दूसरी बात, अब ये जो कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, 717 मिलियन का जो भुगतान करना है, इस पे हमने कोई गारंटी नहीं दी थी। समीक्षकों का कहना यह है कि अनिल अंबानी पर ऐसा कोई अब इसकी वजह से, चूंकि यह वहाँ यूके की हाई कोर्ट का है, तो डायरेक्ट अभी जल्दी में तो कोई ऐसा दबाव नहीं है कि वह पैसे का भुगतान करें, लेकिन कहीं ना कहीं इसके वजह से जो कॉर्पोरेट इथिक्स है वह कमजोर होगा और लोगों का पैसा जो है कि कमजोर होगा। साथ ही साथ पैसे का एनपीए में जो कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी है वह ज़्यादा होगी, तो आने वाले समय में कंपनी की क्रेडिट रेटिंग प्रभावित हो सकती है। खैर, आने वाले समय में देखना होगा कि ऐसा क्या होता हुआ दिखाई देता है। अब तीसरा जो हमारी खबर है उस पर हम बात करेंगे। दिल्ली सिविल डिफेंस विवाद हुआ क्या है, देखिए कि अभी ये जो सिविल डिफेंस का एक जो है कि पोस्टर और एक तरह का एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था दिल्ली सरकार से और दिल्ली सरकार के द्वारा, तो उसी में कुछ विवाद उभर आया है। तो थोड़ा पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। वर्ष 1968 में द सिविल डिफेंस एक्ट 1968 को लाया गया था और इसमें कहा गया था कि सिविल डिफेंस के कार्यों में वो सब कार्य रखे जाएंगे जो सेना पुलिस की अनुपस्थिति में वॉलंटियर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहूँ कि देश में युद्ध हो गया है या कोरोना महामारी ही आई है और ऐसे में पुलिस को जो है कि बहुत ज़्यादा व्यस्त है, सभी कार्यों को नहीं कर पा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, लोगों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं होने देना है, आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो वह सभी कार्य जो या तो सेना कर सकती है या पुलिस कर सकती है, अगर वह नहीं कर पा रही है, उनकी संख्या कम है, तो ऐसी आपदा, ऐसी चुनौती, ऐसे संकट के समय जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसी को बोला जाता है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बोला जाता है। और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो होते हैं इनके केंद्र में क्या होता है कि मान लीजिए युद्ध आ जाए, आपदा के संकट आ जाए या किसी प्रकार का जो कि बाढ़, चक्रवात, भूकंप, कोई भी आपदा आ जाए, तो इसमें क्या करना है, प्रयोग जो है कि इनका राहत और बचाव कार्यों में इनका सहयोग लेकर हमें उस चुनौती से निपटना है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यह क्या है, पूरा एक तरह से वॉलंटियर ग्रुप होता है। इनको जो है कि समय समय पर क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग देकर इनको क्या किया जाता है, कैपेबल बनाया जाता है कि अगर मान लीजिए न्यूक्लियर वेपन्स का जो है कि यूज कहीं हो जाता है, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर हो जाता है या कोई भी ऐसी चुनौती जो सरकार को लगता है, उन सभी चीज़ों के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग दे देकर इनको अपने घर पे भेज दिया जाता है कि भैया आप अपने घर पर रहिए और जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तब आपको क्या किया जाएगा, बुला लिया जाएगा। तो ये होता क्या है, ये लोग जो होते हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं, जैसे कोरोना के समय ही अगर हम देखें तो कई संगठन बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लोग जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अव्यवस्था उत्पन्न
हो सकती थी, ऐसे लोगों के अभाव में वो नहीं हो पाती है। प्रशासन व्यवस्था सभी सुचारू रूप से चल पाते हैं। जैसे कोरोना के समय हम कहें कि अभी क्या किया है, दिल्ली सरकार ने कहा है कि बसें अलाउ होंगी और बसों में 20 सवारी ही जाएगी। तो अब आप देखिए, जनता हमेशा मानती नहीं है इन आदेशों को, तो अब वॉलंटियर्स खुद खड़े होकर क्या कर सकते हैं। यह काम था सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करवाने का पुलिस का, लेकिन ये वॉलंटियर्स इस काम को करवा सकते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिविल डिफेंस, नागरिक जो है कि रक्षा समूह के रूप में देखते हैं। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुए थे तो इनकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर महसूस हुई थी। और उस समय क्या था कि कई प्रकार के राहत सामग्री पहुंचाना है, कई प्रकार की निर्माण गतिविधियां करना है, हथियार से लेकर बहुत सी चीजें जिसमें बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती, हेल्पर के रूप में जरूरत होती है। क्योंकि उस समय युद्ध के समय क्या है, आर्मी बिजी होती है बॉर्डर पर, उसके कार्य कुछ और होते हैं। तो जो दैनिक जीवन के कार्य होते हैं वह रुक ना जाए, इसकी आवश्यकता 1962 में हुई थी। और इसी कारण 1968 में द सिविल डिफेंस एक्ट को लाया गया और लाकर कहा गया कि आने वाले समय में भारत क्या करेगा, इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहेगा। और भारत में लगभग 14 लाख इस प्रकार के वॉलंटियर्स के रखे जाने की एक जो है कि अनुमान व्यक्त किया गया था, लेकिन भारत में अभी लगभग इनकी संख्या 5 लाख के नियर अबाउट है। अब देखिए 5 लाख के नियर अबाउट इनकी जो संख्या है, इससे पता चल रहा है कि जो संख्या होनी चाहिए तो उससे कम है। कोरोना वायरस की वजह से इनका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि कई प्रकार के कार्यों में इनकी ज़रूरत पड़ रही है। अब जो इनकी ज़रूरत पड़ रही है तो हर राज्य ये कोशिश करेगा या केंद्र भी ये कोशिश करेगा कि इनकी संख्या बढ़े। तो जो सिविल डिफेंस जो होता है, ये जो पूरा देखा जाता है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स के अधीन जो क्या होता है, ये जिसको देखा जाता है। जो सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं इनके लिए क्या गाइडलाइंस होगी, कैसे कार्य करेंगे, कहां पर कार्य कर सकते हैं, इस सभी चीज़ों को देखने का होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस, सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स है उनके अधीन होता है। तो अब देखिए, इस कानून को बनाया गया था 1962 के बाद 1968 में। उस समय सिक्किम भारत का भाग नहीं था, इसलिए इसमें लिखा गया था कि सिविल डिफेंस में वह व्यक्ति शामिल हो सकता है जो या तो भारत का नागरिक हो या सिक्किम, भूटान और नेपाल की प्रजा हो। लेकिन इसको क्या है, समय हमने क्या हुआ 1975 में जो है कि क्या हो गया, सिक्किम हमारा भाग बन गया। और उसके बाद यह जो लाइन है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, उसको डायरेक्ट ना चेंज करके नीचे लिख दिया गया एक पॉइंट के रूप में कि सिक्किम अब क्या भारत का अभिन्न अंग है। तो अभी क्या है, अभी क्या हुआ, हाल में दिल्ली सरकार ने, जैसा कि मैंने बताया, एक एडवर्टाइजमेंट निकाला न्यूज़पेपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसमें लिखा था कि सिविल डिफेंस कोर्स में वॉलंटियर के रूप में आप भर्ती हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था कि लिखा गया था कि या तो आप भारत के नागरिक हैं या फिर आप सिक्किम, भूटान, नेपाल की प्रजा हैं और दिल्ली में निवास करते हैं। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि इसमें यह पता चल रहा है कि सिक्किम को क्या कर दिया गया है, भूटान, नेपाल के साथ भारत से बाहर बताया गया है। और इसी को लेकर क्या हो गया, विवाद छिड़ गया। तो जब विवाद बढ़ा तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने कहा कि भैया इसमें हमने तो कुछ कहा ही नहीं, किसको बनाओ किसको मत बनाओ। यह तो जिस अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि हमने कहा कि हमें ऐसी सूचना देनी है, उन्होंने क्या किया, जो 1968 का एक्ट का जो लाइनें थी उनको कॉपी पेस्ट कर लिया और उसमें वह लाइन छोड़ दिया उन्होंने जिसमें लिखा था 1975 से क्या है कि सिक्किम जो है कि किसका भाग है, भारत का भाग है। तो इसके वजह से क्या हो गया, ये मिस टाइपिंग हुई। हालांकि उस अधिकारी को अब सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इससे एक चीज उभर कर सामने आ गया है कि लोगों की नजरों में या अभी भी जो सिक्किम है उस सिक्किम को लेकर उनके अंदर वह जो देशभक्ति है वह नहीं दिखाई देती। हालांकि आम आदमी पार्टी के इस एडवर्टाइजमेंट को लेकर काफी आलोचना हुई, सरकार की काफी छीछा लेदर हुई है, बावजूद इसके एक नया जो है कि कॉन्टेक्स्ट उभर पाया है और सिक्किम का है। हालांकि अभी 14 मई को ही उन्होंने अपना जो है कि भारत में शामिल होने का एक जो है कि वर्षगांठ के रूप में मनाया। और आपको पता है 1975 से ही सिक्किम क्या है, हमारा अभिन्न अंग है। तो इस प्रकार की गलती किसी भी प्रकार की सरकार के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, हम उम्मीद करते हैं। लेकिन जब यह इतने बड़े बड़े जो एडवर्टाइजमेंट निकाले जाते हैं, इस प्रकार की गलतियां होती हैं, तो इससे समझ में आता है कि लोग कितनी जो है कि लापरवाही बरतते हैं। तो खैर, हम अब अगले वीडियो में या किसी स्पेशल वीडियो में
हम आपको बताएंगे कि दरअसल पूरा सिक्किम का इतिहास क्या रहा है, कैसे उसको भारत में मिलाया गया। आज की वीडियो में इतना ही।